अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेजबान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। आज के हमारे रियल पाकिस्तानी खास शख्सियत हैं क्योंकि उनका ताल्लुक लिखने से, कई किताबें लिख चुके हैं, फिक्शनल राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, शायर हैं और इन्होंने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान की काफी नुमाइंदगी की है। अभी हाल ही में उनको तमगा इम्तियाज की जो है उनको नामजद भी किया गया है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली अनवर सिंह रॉय साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी अनवर सिंह रॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो वेरी मच सर कि आपने हमें टाइम दिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपकी नामजदगी हुई है तमगा इम्तियाज के हवाले से। और हमें इस वक्त इतनी खुशी होती है कि आपका माशाल्लाह से सिर्फ ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत चाहने वाले हैं क्योंकि आपकी राइटिंग की वजह से। और मैं इतना बुक का जो जबरदस्त कलेक्शन भी देख रही हूँ, अगर मैं बात करना चाहूँ तो मेरा शो खत्म हो जाएगा, लेकिन बातें नहीं खत्म होंगी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं ये कह जाता हूँ कि ये बहुत अच्छा करते हैं कि जो लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप पाकिस्तानी हैं, उनको उनकी खिदमत का, उनके किसी काम का अगर कोई एतराफ़ किया जाए तो उससे नए लोगों को करने का हौसला मिलता है। ये एहसास होता है कि ऐसा नहीं है कि आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे। लेकिन मुझे हैरत है कि मेरा नाम क्यों है इस फहरिस्त में। मैंने कोई ऐसा नुमाया काम नहीं किया और लोगों ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनको देखते हुए कहता हूँ कि पहले उनको उनका नाम पहले होना चाहिए था, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जानी चाहिए थी, उनकी कदर की जानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे ओवरऑल जो होता है ना, सारे लोगों को एक तहरीक मिलती है ताकि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। और हमें अभी बहुत सफ़र करना है। हमारी जैसे मरीना जी की हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। हमारा सफ़र ज़रा आहिस्ता है। अनवर साहब, अगर आप इजाजत दें, मेरे वाले साहब कहते थे, फरमाते थे कि झुका हुआ दरख्त ही फल देता है। ये आपने बड़ी वैसी बात की कि चीजों को करने के लिए, क्योंकि नो डाउट आप जैसे पाकिस्तानी हैं तो एक अच्छा इमेज जाता है कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड के नहीं, हमारे जबरदस्त राइटर, हमारे जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं, लिखने वाले बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हम आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, जो कलम कलम की, जो पेन की जो ताकत है ना, वो ऑब्वियसली बात है, वो किसी मेरा नहीं ख्याल कि कोई और ताकत उसकी जगह ले सकती है। शुक्रिया। मैं नहीं समझता कि इसको सिंपल मेरा कोई इनकसार ना समझें, ये हकीकत है। हम कितने हर साल कितने लोगों को अवार्ड देते हैं। पाकिस्तान की आबादी अब 25 करोड़ है और इसमें अच्छे काम करने वाले अगर बहुत ज़्यादा ना हों तो ये माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो मैंने इसलिए कहा है कि बहुत लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अदब में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ प्यारे होते हैं, दुलारे होते हैं, उनको भी मौका देना चाहिए, लेकिन जो रियल काम कर रहे हैं उनको भी आगे लाना। आपने जिस दौर में अपनी स्टडीज का बेड़ा उठाया, जिम्मेदारी उठाई और पढ़ना चाहा, उस वक्त आपने मजदूरी की, आपको बड़े हर्डल्स, काफी मुश्किलात, मैं तो समझती हूँ कि मुश्किल का वक्त, मुश्किल का जो अल्फाज है वो आपकी जिंदगी में अब आसान हो गया होगा, इतनी आपने मुश्किलात लाइफ में देखी हैं। मुझे कुछ निस्बतन ज़रा ज़्यादा लड़कपन से पहले और लड़कपन के बाद कुछ ज़रा मुश्किल दिन देखने पड़े। 8वीं मैंने जब पास की तो उसके बाद से मेरा तालीम का सिलसिला मुनक़ता हो गया और 5 साल के बाद फिर मैंने दोबारा पढ़ना शुरू किया और इस दौरान मुझे बहुत कुछ अपने घर के सर्वाइवल के लिए करना पड़ा। तो वो बहुत मुश्किल वक्त था, पता नहीं कैसे गुजर गया। बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत हिम्मत अफजाई करने वाले मिले, बहुत हिम्मत बढ़ाने वाले मिले, बहुत लोग मदद करने वाले मिले, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इसका क्रेडिट उन सब लोगों का को जाता है जिनका मैं फ़र्दन से कभी शुक्रिया भी नहीं अदा कर सका, क्योंकि अब वो दुनिया में भी नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे मेरी हिम्मत अफजाई की है कि मैं मेरे पास कोई तस्वर नहीं था कि मैं कभी ऐसे कहीं बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं, आप हमें शर्मिंदा करें, हाँ, ये तो हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि देखें, आप में एक बहुत बड़ी गहरी बात है कि चॉइस इज योर्स। आप चाहते तो एक मजदूर भी बन सकते थे, मजदूरी करते रहते, लेकिन आपने अपनी इल्म के लिए, अपनी तालीम के लिए मजदूरी की। क्या ही बात है। मतलब देखें ना, आप अब इस तरह की मुश्किल ही ऐसा, अब अगर हम इस जमाने की बात करें, हर
वक्त होता है, ज़माना होता है, ज़रा मुश्किल ही होता है कि लोग जो है इतनी मुश्किलात भी सहें, फिर अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें, फिर माशाल्लाह से इस लेवल तक लेके जाएं कि मैंने कहा ना वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इंटरनेशनली आप जो है अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे करें, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें, ये बड़ी बात होती है। अब बताएं 25 करोड़ में से कितने ऐसे पाकिस्तानी निकलते होंगे? बहुत ही कम ही होते होंगे जो इस तरह से। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, वाकई बिलीव मी, बहुत अच्छा अच्छा काम करने वाले हैं। और कितने ही ईदी हैं, हम एक ईदी को जानते हैं, लेकिन सैकड़ों ईदी काम कर रहे हैं, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। इस तरह और फलाही काम करने वाले बेशुमार लोग हैं, कितनी ही रुतपाव हैं जो बिल्कुल ये काम कर रही हैं। ये ऐसे एक आदमी या दो आदमी या गिनती के लोगों से नहीं चलता माशरा, ये बहुत बड़ा माशरा है हमारा। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, तो ये ऐसे नहीं चल रहा होगा। इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है और वो करते हैं। वो खराब करने वाले अब खराब करते रहते हैं, लेकिन सीधा करने वाले अगर ज्यादा ना हो तो ये मुल्क आगे ना बढ़े। अच्छा, इसी आबादी के लिए आपने इतनी किताबें लिखी, और वह चीख जो है आपकी जो किताब है मैं देख रही हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको जरा अपने हाथ में भी ले लेती हूँ। ये जो किताब है आपकी चीख, और इसके भाई पढ़ने वाले बड़े ज्यादा हमारे पॉलिटिशियंस भी रहे और काफी कैदी, काफी ऐसे जो लोग पुलिस डिपार्टमेंट से। तो ये क्या वजह थी इसको ज्यादा, इस चीख की आवाज इतनी ऊंची, इतनी गूंज इसकी ज्यादा? जी, इसमें दरअसल थोड़ा सा वो जो ज़माना था ना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, और इत्तेफाक से इसमें उन लोगों को बात की गई, उन लोगों की बात की गई, और इसमें यही है कि आपको अपने लोगों के साथ अपने ताल्लुक़ का, अपनी वाबस्तगी का इजहार करना चाहिए, अपने मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार करना चाहिए। ताल्लुक़ तो होता ही है, ठीक है ना। जैसे आप माँ हैं तो आपका बच्चे से ताल्लुक़ होगा ही, मतलब कि वो उसके लिए किसी कोई शर्त की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको बयान भी करना चाहिए। अगर आप उसका इजहार नहीं करेंगे तो शायद बच्चे को इस ताल्लुक़ का इजहार करना का ये सीखना नहीं सीख सकेगा। वो ये सीखेगा तो दूसरों से अपने ताल्लुक़ का इजहार करेगा, दूसरों से अपने ताल्लुक़ का इजहार करेगा तो उनके साथ जुड़ेगा, उसके लिए जो काम से बुरा लगेगा उसके लिए आवाज़ उठाएगा। तो इसमें इस बात को मैंने थोड़ा सा पेंट करने की, दिखाने की कोशिश की है, इसलिए सब लोगों को ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। और फिर इसमें यह भी है कि हमारी जो इंतज़ामिया है उसमें ऐसे लोग होते हैं जो सही तौर पर लोगों की तौक़ों के मुताबिक इंसाफ फराहम नहीं कर सकते, नाइंसाफ़ी होती है, तो उसके लिए लोग आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए हम अदालतें चलाते हैं सब। तो ये सब इसीलिए है। तो ये भी इसमें है कि अगर आप नाइंसाफ़ी देखें तो नाइंसाफ़ी के लिए खड़े हो, उसके लिए बात करें। जैसे अब बच्चों के साथ ज़्यादती हो रही है, बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, तो हम सबको इसके लिए उठना चाहिए। ये खाली सिर्फ किसी एक महकमे का, दो महकमों का काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। वो बच्ची ठीक है, आज मेरी बच्ची नहीं है वो, लेकिन मेरी बच्ची भी तो हो सकती है ना। तो इस तरह अगर हम सोचेंगे तो फिर शायद हमारे बहुत सारे मसाइल बहुत आसानी से खुद अपना हल तलाश करने की तरफ चलने लगे। जनवर साहब, ये माशाल्लाह से आप इतनी किताबें तहरीर कर चुके हैं, बहुत सारी किताबें, जाहिर सी बात है आपने बड़े दिल से और मोहब्बत से सबके लिए लिखी हैं। कौन सी किताब जो है आपके बड़े दिल के करीब है? ये ऐसी है जैसे आप किसी माँ से पूछें बिल्कुल ऐसा ही कि आपको कौन सा अपना बच्चा जो है ज्यादा अजीज है। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, सब अजीज होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना जैसे होता है। मेरे 4 बच्चे हैं, सब अपने अपनी तरह के हैं, और वो अपनी अपनी तरह से मुझे पसंद है, अपने अपने रीजंस पर पसंद है। औलाद तो है, उसमें तो कोई लकीर आप खींच ही नहीं सकते, वो ताल्लुक होता ही। आप क्या समझते हैं कि आज का जो सहाफ़ी है वो क्या अपने काम से इंसाफ कर रहा है, कर सकता है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि अब हर कोई माशाल्लाह से जर्नलिस्ट ही है, अगर दूसरा नाम दिया जाए तो जर्नलिस्ट ही होता है। नहीं, मैं अब बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बात की है, पूरी सोसाइटी की जैसे बात कर रहे थे, ये हमारे साफ़ी सोसाइटी से अलग नहीं है, एक बाहर से अलग कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसी की बाई प्रोडक्ट है हमारे सोसाइटी की। जैसे हमारा माशरा है वैसे ही सारे लोग होते हैं, अगर उनमें अच्छे करने वाले, काम करने वाले लोग ना हों तो वो काम ठप हो जाए कब का। अब मैं एडवोकेट हूँ इस बात का कि हमें सोशल मीडिया को जर्नलिज्म के लिए अपनाना चाहिए। मेरे ख्याल में इदारों की जो सहाफ़त होती है
उसमें बहुत सारे इकोनॉमिक प्रेशर्स होते हैं, तो इसलिए उसमें फ्रीडम जो है वो प्रॉपरली नहीं आती। तो अगर हम सोशल मीडिया को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से बहुत सारे लोगों तक बहुत सारे लोग अपनी बात पहुंचा सकेंगे। तो सोशल मीडिया को अपनाना चाहिए। और ये न्यू मीडिया जैसे है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो अब ये बड़े इदारे जो हैं उनके साथ बड़े मसाइल होते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया जो है वो इंडिविजुअल को एक ताकत देता है, फ़र्द को अहमियत देता है और फ़र्द को ये मौका देता है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करे, वो अपने ख्यालात को लोगों के सामने लाए। ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जब शुरू में बोलते हैं तो बहुत सारी गलतियां करेंगे। अनवर साहब, क्योंकि आपका प्रिंट से भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है, ठीक है, और अभी आप क्या समझते हैं कि प्रिंट का अभी भी सर्वाइवल है या एग्जिस्ट करता है उस तरह से? बिल्कुल, मैं तो इसके बारे में कई लोग बहुत सारी डिबेट इस पर करते रहे हैं कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो गया है। प्रिंट मीडिया ने ये लड़ाई बगैर लड़े हार दी है। आप प्रिंट मीडिया की स्पेस देखें, उनकी डेप्थ देखें, उनके पास 10-12 सफ़े होते हैं, कम से कम 4 सफ़े होते हैं। उन 4 सफ़ों में 250 खबरें रोज़ आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 15 से 20 खबरों के दरमियान रहता है एक दिन में, तो 20 खबरें और 250 खबरें, कितना फ़र्क है। लेकिन उनमें एक खबर ऐसी नहीं होती कि जिसकी वजह से आप जाकर कोई अखबार खरीदें। तो इसका मतलब ये है कि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। अगर वो करेंगे, अगर वो अखबार को अखबार समझ के निकालेंगे, लोगों को उसमें आवाज़, लोगों की आवाज़ को मौका देंगे तो सर्वाइव करेगा। नहीं देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये तो मार्केट है। अच्छा अनवर साहब, क्योंकि आपका माशाल्लाह से जो एक्सपोजर है, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, दी सेमिनार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि देखिए यही वो इवेंट्स होते हैं जब हम जाते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑब्वियसली बात है जब उनका इंटरेक्शन ऐसे लोगों से होता है जो जर्नलिस्ट हों, जो अपनी फील्ड में माशाल्लाह से सक्सेसफुल हों, पाकिस्तान में रहते हुए बाहर भी, तो उनको होता है हमारे मुल्क को रखते हुए कि अच्छा आप पाकिस्तान से, आप इतना ब्रिलियंट काम कर रहे हैं। तो किस तरह से लोगों का फीडबैक रहा चीज़ों को जब आपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से? मैंने वहाँ जाके बहुत सीखा, और सीखा ये कि जर्नलिज्म जो है एक्चुअली है क्या, और वहाँ बाहर जिनको हम कहते हैं बहुत अच्छा क्या करते हैं, वो क्या करते हैं। एक सिस्टम है जिसमें सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। मसलन BBC का एक सिस्टम है, वहाँ कोई वहाँ सारी जिम्मेदारियाँ बटी हुई हैं और लोगों पर एतमाद किया जाता है। और फिर ये है कि कुछ तयशुदा मकासद के लिए नशरियाती इदारे और सहाफ़ती इदारे बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। तो जब मुल्क बन रहे होते हैं, जब कौमें बन रही होती हैं, तो ये मसाइल पैदा होते हैं। ये ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई ये बात अनोखी है। हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उन्होंने एक ख़ास सिस्टम के अंदर चलाया, लेकिन उनके यहाँ भी मसाइल हैं, उनके यहाँ भी मीडिया के मसाइल हमसे बड़े हैं। हमारे यहाँ इस तरह के मुताले होते नहीं हैं। जो हमारे साथ था बांग्लादेश, वो अलग मुल्क बन गया, उनके भी मसाइल हैं, सिंगापुर के मसाइल हैं, इस पूरे रीजन के मसाइल हैं। तो हमें एक तो कंपैरेटिव मुताले करने चाहिए, तकाबली जायज़े लेने चाहिए, देखना चाहिए कि माशरे वहाँ अगर तब्दील हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्या अवामिल है। अगर हम उनको सामने रखेंगे और अपने वसाइल और अपने मसाइल को सामने रखेंगे तो हम भी ढूंढ लेंगे। हम यहाँ तक आगे भी जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। जी अनवर साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं तो मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है, क्योंकि आपने कहा कि 50 साला जो है आपका एक जो बच्चा है वो इट्स इन द पाइपलाइन, इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा। तो क्या अच्छा कोई बेहतर नहीं हो कि हमारे नाजरीन के लिए कुछ अगर आप इरशाद फरमाएं, कुछ सुना दें हमें, तो क्या ही ज़बरदस्त बात हो जाए। इसकी नज़्म का उन्वान है तोहफ़ा। तुम एक लंबे सफ़र पर जा रही हो, एक मुसाफिर के बाद तुम्हें पाँव की एक नई जोड़ी दरकार होगी। तुम एक लंबे सफ़र पर जा रही हो, एक मुसाफिर के बाद तुम्हें पाँव की एक नई जोड़ी दरकार होगी। मैं तुम्हें अपने पाँव काट कर देता हूँ, रवानगी से पहले इन्हें अपने सामान में बांधना मत भूलना। वाह क्या बात।
और ये वाकई बड़ा अच्छा तोहफा था जिस तरह से आपने कहा, और बड़ी डेप्थ थी, क्योंकि आपने जिस अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा तो मुझे कहा कि जिस तरह से मैं लंबे सफर में जा रही हूँ। ये हर बेटी के लिए है, ये काफी नहीं है। क्या अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑब्वियस सी बात है, शायरी एक अलग सी दुनिया होती है, आप उसमें डूब जाते हैं, गुम हो जाते हैं। शायद कोई इंसान अपने आप को पा लेता है या अपने आप को खो देता है, ये मेरी एक अपनी सोच है। तो आपने कब देखा क्या? देखिए ये बात तो है कि आपका सहाफत से अपना एक होता है ना, इंसान की इस फील्ड में जाता है, लेकिन कब आपने देखा कि एक शायर है आपके अंदर और वो जो चीज़ है उसको निकाल के बाहर आना है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कोई आपका उस्ताद या कोई नहीं देखता, ये आपको खुद अपने अंदर झांकना पड़ता है चीज़ों को रखते हुए। हम इस बात को माने या ना माने, इस अमल को पहचाने या ना पहचाने, हम हर कदम अपने अंदर देख के उठाते हैं। अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम अपना मुशाहिदा करना शुरू करें, हम आंखें बंद करके कदम नहीं उठाते। हमें पता होता है कि हमने एक एक कदम आंखें बंद करके उठाया तो हम यकीनी तौर पर गिर पड़ेंगे। तो अंदर झांकने का अमल तो इतना मशरूत है हमारे रोज़मर्रा से। शायरी में ये होता है कि हम अपनी नफ़ी करते हैं, अपने आप को देखते हैं, लेकिन जब लिखते हैं तो उसमें एक गैर मामूली, एक पुरस्कार अमल होता है जिसमें से हम अपने आप को माइनस करके हम दूसरे लोगों से जुड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें पता होता है, बाज़ औक़ात हमें इल्म भी नहीं होता। यही वजह है कि कुछ अशार के मानी आज 100 साल बाद दरियाफ्त किए जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि 100 साल पहले उसमें वो मानी नहीं थे? नहीं थे तो आज कहाँ से आ गए? आज समझने वाले आ गए, दूसरे एंगल से देखने वाले आ गए। तो वो इकबाल का है ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा। तो इसी तरह सारी शायरी, सा अदब उस पढ़ने वाले के इंतज़ार में रहता है जो उसे समझेगा। क्योंकि लिखने वाले जो होते हैं वो अपने आप से गुजर के एक मानी को बयान कर चुके होते हैं जो उस वक्त उन्हें भी पता नहीं होता। तो हर अदब, हर अदब पारे में, हर शेर में, हर नज़्म में एक खुफिया माने भी होते हैं। अगर फ़न पारे में वो मानी होते हैं तो वो तादेर ज़िंदा रहता है, वो अपने वक्त के बाद भी पढ़ा जाता है, अपने वक्त के बाद भी सराहा जाता है, अपने वक्त के बाद भी समझा जाता है, और अपने वक्त के बाद भी जिंदा रहता है। बड़ी गहराई होती है और हर बात को ज़रा आप डिटेल में बताना चाहते हैं कि जो देखने वाले हैं, जो नाजरीन हैं, वो समझ सकें कि क्या ऐसी सोच है, क्या चीज़ें जो आप जो है अपने तहरीरों में करते हैं। मैं चाहूँगी कि जो बुक्स हैं उनके मुतालिक भी आप हमें जो है थोड़ा सा ये, क्योंकि मैं देख रही थी ज़िल्लतों के असी, ये जो है इस हवाले से, कि बड़ी अच्छी ये जो मैं देख रही हूँ कवर्स का जो है किया हुआ था, ये बल्कि दिखा भी दें। तो ये कब आपने लिखी थी किताब? ये छपी है मेरे ख्याल 1996 में पहली बार। अब तक इसके 3-4 एडिशन आ चुके हैं। एक औरत की कहानी बयान करने की कोशिश की है, और ये दिखाया है कि हमारे माशरे में जो है मर्दों को एक ख़ास तरह की बालादस्ती हासिल होती है, और औरतों को अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारने के लिए हर जगह बहुत सारी दुश्वारियां पेश आती हैं। ये तो सर फिर मेरी ये किताब मेरे दिल के करीब है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सच्ची बातें लिखी ये हमारे माशरे में अभी तक पूरी दुनिया है, में, बिल्कुल है। मैं इससे पूरी दुनिया इसकी शिकार है। एक नहीं, और आप कहते हैं ना कि चेंज हो गया, तो मेरे तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये अभी तक वैसी सिचुएशन है, बस एक झूठ नहीं, आप झूठ के शहर में आप रहते हैं, चीजें चेंज हो गई हैं, और ये जो वर्ड है ना चेंज हो गई हैं, तो चेंज नहीं हुई, चीजें वैसी हैं। और ये वाली न्यूयॉर्क के लिए कबर, ये तर्जुमा है, ये शायर हैं शाम के, ये अरबी में शायरी करते हैं, बाकी तहरीरें फ्रेंच में लिखते हैं। ये पेरिस में रहते हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, और ये उनकी नज़मों का एक इंतखाब है जो मैंने लंदन में रहते हुए तर्जुमा किया था। तो ये इसके लिए मैंने अरबी और अंग्रेज़ी दोनों से फ़ायदा उठाया है। ये उनकी नज़में हैं, और
मैं ये तर्जमा कर रहता हूँ, बहुत सारे और भी किए हैं मैंने तर्जमे, तो अपने से सीखने के लिए मैं तर्जमा करता हूँ। सर ये तो फिर हमारे लिए भी दुआ करें कि हम भी ऐसा कुछ सीख सकें। ये तो बहुत चीज है, क्योंकि हम आप ये रास्ता सब चीजों में, आपकी चीजों में, आप एक बात आपकी गुफ्तगू में एक ही बात आपने बार बार रिपीट किया कि मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, माशाल्लाह इतनी किताबें आप लिख चुके हैं, लेकिन यही चीजें तो हमारी सोसाइटी को चाहिए कि अपना रिसर्च करे, अपनी चीजों को जान सके। और अभी देखें, आपकी एक बात है कि मैं अभी आई एम स्टिल लर्निंग। अरे देखो भाई, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक आर्ट्स काउंसिल में एक लेक्चर हुआ था इसमें चुगताई साहब पे, उसमें नासिर अब्बास नैयर आए थे, तो उनका लेक्चर सुन के मुझे कई बातों का ख्याल है कि अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब मुझे ये एहसास होता रहेगा, जब तक मेरा सीखने का अमल जारी रहेगा, मुझे ये जानना चाहिए कि मुझे क्या नहीं आता, मुझे पता होना चाहिए। जब मैं बात सुनूं तो मैं कहूँ ये कितनी अच्छी बात की है, तो मुझे पता ही नहीं थी, बजाय इसके कि मैं इसरार करूँगा मुझे इस दुनिया की हर चीज़ बहुत पता है। मुझे ये मानना चाहिए पहले सीखने के लिए कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता। आजकल क्या आप बोलें कि हम यही बोलते हैं, आज का माशरा, आजकल के इंसान कहते हैं कि हमें सब पता ही है सारी चीज़ों में, और लोग जो है रिसर्च करना, लर्न करना नहीं चाहते। सर मैं चाहूँगी कि हमारे देखने वालों के लिए, नाज़रीन के लिए, जैसे हमारी तो गुफ्तगू का सिलसिला रहा और मैंने कोशिश की कि आपकी चीज़ों से मैं सीख सकूँ यकीनन। और जो ये किताब है ज़िल्लतों के असीर, तो सर ये तो किताब तो मैंने पढ़नी ज़रूर है और ये है कि हमारे देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे ना? भाई देखें, पैगाम तो बड़े लोग देते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि हम जहाँ भी रहे, हम पाकिस्तान में रहकर उतने पाकिस्तानी नहीं होते। जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, फिर पाकिस्तान हमें अकेला नहीं छोड़ता। हम यहाँ पाकिस्तान छोड़ देते हैं, हम बाहर जाके पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। हमें यहाँ भी पाकिस्तान को याद रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। ये इससे हम शुरू कर सकते हैं। मैं इस पे थोड़ी सी, शायद मेरा दिल चाह रहा है इस पे बात कर सकूं, क्योंकि आपको जो चीज़ सामने होता है उसकी कदर नहीं कर रहे होते थे। और हम जब इस मुल्क में रह रहे हैं, जब हम यहाँ पर हैं, तो हम इसी चीज़ों की कदर कर सकें और जान से इसकी वैल्यू जान सकें। जब हम बाहर होते हैं, फिर एक एक चीज़ याद आ रही होती है, गली मोहल्ला, हर चीज़, लोगों की मोहब्बत, आपके पड़ोसी के रवैये, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम सब मिलके रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, शिकायतें, जिस तरह से आपने और एक छोटी सी बात है कि अगर हम कुछ देने के लिए तैयार नहीं होंगे ना, तो हम कुछ पा भी नहीं सकेंगे, कुछ मिलेगा भी नहीं हमें। हम पाकिस्तान को देंगे तो पाकिस्तान हमें देगा, सूद के साथ देगा, बड़ा करके। ये सूद अच्छा सूद है वैसे, बड़ा करके लौटाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम you. के लिए, आपके वक्त के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि, और जब वो जो आपकी जब शायरी का जब मजमूआ जब इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा, तो आपने हमें इनवाइट करना है, क्योंकि माशाल्लाह से मैंने कहा ना 50 इयर्स, ये बहुत बड़ी बात है। 50 साल जो है इंसान अपनी शायरी को जमा करके, और बस आया चाहती है। और आप भी वादा करेंगे कि तकरीब अगर हुई, यहाँ हुआ तकरीब होगी, तो क्या आपका यहाँ पाकिस्तान में आप उसमें आएंगे और मैं आपको किताब दूंगा। नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर तो अब हमें आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी हमारे रियल पाकिस्तानी के अनवर साहब की, और यकीन माने मैंने जैसे ग्रेट इंसान नहीं देखे कि बार बार एक ही चीज की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि मैं आई एम स्टिल लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। और ये आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि प्लीज अपनी लाइफ में जो है सीखने की कोशिश करें और लर्न करने की कोशिश करें। इससे मुराद है कि अपना रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें। और क्योंकि आमतौर पर हम लोगों में बड़ी ईगो होती है कि नहीं हमें तो सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यही सोच रखेंगे कि हमें सीखना है, हमें कुछ करना है और इस मुल्क को देना है, क्योंकि अगर आप इस मुल्क को देंगे तो यकीन माने वो आप ही के पास ही आना है। इस बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।